नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आज हम 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही हम इस चैनल पर 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो और अपने लिए एक सीट रिज़र्व कराना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है, चाहे वो साइंस हो, जीके हो, बिहार हो या करंट, मैथ, रीजनिंग, किसी भी विषय को छोड़ा नहीं किया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। ये 50 सेट हैं। अगर आप इन 50 प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो 120 गुणे 50 कितना हो गया। आप लोग सोचिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लगभग 6000 क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुआ। ठीक है, ये जीके के क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुआ। आंसर है भरत चक्रवर्ती के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। ठीक है, आगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी सबसे लंबी है। कितने किलोमीटर है 25 किलोमीटर। ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 25 यहाँ पे किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है तो कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। ठीक है, ये आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और ये 120 प्रश्न है। आप लोगों को 120 मिनट का ही समय मिलेगा, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो आप लोग स्पीड भी चेक करिए। आगे बढ़ते हैं। ये भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध। ठीक है, आगे, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, कौन सी है चेनानी नैसारी सुरंग। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ 1916 में। ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो ये SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था उसका जो 1916 में स्थापित हुआ। SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था तो ये मुंबई में। ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो कमलजीत संधू। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु थी। आगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी बछेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी किरण बेदी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट पढ़ते जाइए। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी तो M फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे, प्राथमिक गणित के कुछ क्वेश्चन है, देखिए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11
तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। इसका भाजक 93 होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भाज्य हमारा 1043 दिया हुआ है, भागफल 11 और शेषफल 20। ठीक है, तो भाजक बराबर कितना होता है, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ये सूत्र है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 1043 हमारा क्या है, भाज्य, और -20 क्या है, शेषफल, और बटा 11 क्या है, भागफल। तो ये सूत्र होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 93 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल क्यों आता है। ठीक है, इसमें जगह नहीं इतने लिखने की, तो हम ऐसे बोल दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना आपकी मैथ की क्लास अलग से ले ली जाएगी। तो माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर क्यों तथा शेषफल 47 आता है। तब दी गई संख्या 195, तो वही हमारा फॉर्मूला जो ऊपर था कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को लगा के इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो नहीं दिया है उसे हम क्यों मान लेंगे, या ए मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे जी। ये 8765 गुणे 974 माइनस इतना और गुणे इतना। ठीक है, तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, फिर जब दोनों को गुणा कर लेंगे फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये जोड़ घटाना गुणा भाग तो ज़रूर आता होगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये 8765 को 974 से गुणा करेंगे, फिर इधर भी 8765 को 874 से गुणा करेंगे। जब दोनों का आंसर आ जाएगा फिर इन दोनों से माइनस कर देंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ये भी है, इसको गुणा करना है, चाहे आप वर्गमूल निकाल के गुणा करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये इसमें अभी जगह की कमी होने की वजह से हम इसमें बता नहीं पा रहे हैं। इसके लिए अलग से बोर्ड या कैमरा होना चाहिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं मैथ के। हमने सोचा था कि बता देंगे, पर इसमें हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसे ये भी है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, फिर इधर भी गुणा करना है और फिर माइनस कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन ये वाले सरल होते हैं। बस आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए अच्छे से और स्पीड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 10 क्वेश्चन मैंने मैथ के लिए थे इसी तरीके से, तो आप लोग इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी आप लोग सॉल्यूशन के साथ कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि और बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, वरना हम ही इसका आंसर सारे कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो इसको सॉल्व करके हम कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ के टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी वीडियो सम से बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो अब फटाफट अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन, जैसे स्वदेशी आंदोलन कहे, कब हुआ, 1905 में। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, 1907 में। ठीक है, आगे होम रूल आंदोलन कब हुआ, 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, दिसंबर 1916 में। इन सभी की डिटेल क्लास आपको चैनल में करा दी जाएगी कि लखनऊ पैक्ट क्या था और ये होम रूल आंदोलन क्या था। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आगे मांटेग्यू घोषणा
20 अगस्त 1917 ईस्वी में को हुई। ठीक है, आगे रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन लिए गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्योंकि सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। ठीक है, आगे हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो 18 मई 1920 ईस्वी में। ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं। हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920। देखिए, अभी आप लोग बुक खरीदते तो 500 से लेकर 600 रुपये आपके जाते, और कोई बोल के पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को ये जल्दी याद हो जाता है। तो इसको स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों में। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ। आगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन 45 हो गए। अब हमारे बिहार के सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, फिर बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू। ठीक है, आगे बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ठीक है, आगे बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ठीक है, आगे बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। आगे बिहार का प्रमंडल है, कितने प्रमंडल हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, आगे बिहार का जिला कितने हैं? 38 हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। नेक्स्ट है बिहार का अनुमंडल 101 है। 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। ठीक है, आगे बिहार में विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है? तो 21 विश्वविद्यालय हैं बिहार में। ठीक है, आगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जिला है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला है। ठीक है, आगे बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर जिला में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, आगे रीजनिंग के सवाल हम करते हैं। देखिए, जैसे कि किसी गाय के लिए बछड़ा है, ठीक है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? मेमना। देखिए, गाय का बच्चा बछड़ा होता है तो बकरी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमना। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग इससे प्रिपरेशन करिए। मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली कहाँ रहती है? जल में। वैसे ही चिड़िया किसी से संबंधित है? आकाश में। चिड़िया आकाश में उड़ती है ना। ऐसे ही आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कहीं वायु जल भोजन इस पर नहीं टिक करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज को कौन चलाता है? कप्तान। वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो ये संपादक से। ठीक है, अखबार का संपादक होता है ना। आगे मोची चमड़ा। ठीक है, मोची का क्या काम होता है? चमड़े से जूते वगैरह बनाना। तो दर्जी कपड़ा सिलता है। मोची चमड़ा सिलता है, दर्जी कपड़ा सिलता है। ठीक है, आगे भेड़ से मटन बनता है तो हिरन से व्यंजन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पोशाक दर्जी सिलता है ना। तो बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, पुस्तक सेल्फ, कपड़े कबर्ड में रखेंगे। पुस्तक कहाँ रखेंगे? सेल्फ में, और कपड़े कबर्ड में रखे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो ये SMS। ठीक है, ये SMS जो है ये विषम है, क्योंकि SMS क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम SMS भेजते हैं। ठीक है, और बाकी पत्र और स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, ये हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके इसको भेजते हैं। ठीक है, ये विषम है। ठीक है, तो इसको चुनिए। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अभी आप लोग किसी और चैनल पे पढ़ रहे होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है इतने क्वेश्चन में। इसका आप लोग ध्यान जरूर रखिए। देखिए, हम निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो वर्गमूल इसमें विषम है, क्योंकि वर्ग फीट हम मापते हैं फीते से, वर्ग इंच भी मापते हैं और वर्ग मीटर भी मापते हैं, लेकिन वर्गमूल हम क्या करते हैं? निकालते हैं ना। अब 2 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 का वर्गमूल 8 होता है ना। तो वर्गमूल हम लोग मैथ के सॉल्यूशन में निकालते हैं, यही विषम है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो गला। देखिए, नाक, ओंठ और आँखें, ये क्या है? ये हमारे वो हैं जिससे हम लोग
ज्ञानेंद्रियाँ, नाक से हम सूंघते हैं, ओठ से पता चलता है ना किसी चीज़ को चखते हैं, आंखें से भी हम देखते हैं, और गला क्या है, गला शरीर का ही एक अंग है, लेकिन नाक, ओठ, आंखें ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, तो ये विषम क्या हुआ, इसमें गला हुआ। तो ये 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। अब हम भूगोल और पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन देख करेंगे। कितने हैं, 20 क्वेश्चन लगभग होंगे भूगोल और पर्यावरण के। देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, आगे सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, इसके भूगोल की भी डिटेल की क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, अंगुल धारा किस महासागर में बनती है, तो ये हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर के किनारे अपना इंडिया बसा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अंगुल धारा किस महानगर में बनती है, तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, ये लोहा और निकेल से बना होता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, लोहा और निकेल से। नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश का कौन सा है, रूसी। ठीक है, जो मैग्नीज का उत्पादन होता है इसमें भारत दूसरे नंबर पे है, ये ध्यान रखिए। प्रथम पर रूसी है, रूस है। ठीक है, आगे, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। ठीक है, इन देशों में जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। आगे, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है ना, डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल नामक संस्था की स्थापना किसने की, ये बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया, आर्य समाज ने। कौन सा नारा है, भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा है, ये किस संस्था ने दिया, तो आर्य समाज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। कहाँ बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर। आगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया, तो सेबी ने। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में। कौन सा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक में है। आगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, ये दामोदर नदी पर। ठीक है, भारत की प्रथम और बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट, विश्व की वह कौन सी सबसे बड़ी नदी है जिसे नदी द्वीप कहा जाता है, वो ब्रह्मपुत्र। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसे नदी द्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में। ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चन है ना। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को। यानी भूमि में जो जल सुरक्षित है भूगर्भ में, उसके संरक्षण के लिए 10 जून को मनाया जाता है। आज 5 जून है, आज कौन सा दिवस है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक। ठीक है, ये घुला रहता है। आगे, लोहे पर जंग लगती है, क्यों, क्योंकि ये सभी कारण है, पढ़ते हैं कारण। देखिए, फेरिक ऑक्साइड्स के कारण, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक
कार्बोनेट से। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? बैक्टिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बैक्टिंग ने की थी, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, देखिए वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? कैसे? हाइड्रोजनीकरण करके। वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, देखिए ये टोटल 120 प्रश्न है, 120 मिनट का समय है। ठीक है, अभी हम पूरे 50% आपको एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाएगा, यानी इसको जुलाई तक 50% कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो लेकिन एक बार 50% अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो अगस्त में इसको एक बार फिर से रिवीजन करना चालू कर दीजिएगा। अभी अगर आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, फिर अगस्त में एक बार और कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बेहतर तरीका होता है एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, स्टील लोहा जस्ता शीशा सबसे मिलके बना होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हाउस गैस यानी लाफिंग गैस, ये ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, लाफिंग गैस ईंधन गैस नहीं है। और बाकी भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस ये ईंधन है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? जब ऑक्सीजन में जलता है सोडियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? जब ऑक्सीजन में जलता है सोडियम अगर ऑक्सीजन में जलेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फेदम है। फेदम क्या होता है? तो एक माप है, फेदम एक माप है। ठीक है, आगे, रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल भूकंप मापने में। ठीक है, रिक्टर स्केल भूकंप मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। ठीक है, ये जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये बहुत ही चूज़ करके लिया गया, हमने किसी किताब से नहीं लिया, हमने SCERT और NCERT किताबों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को पढ़ाना तो बच्चों की है, तो उनके ही बुक्स में से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि ग्रेजुएशन के लेवल की कठिनाई देगा, लेकिन वो 50% तो वहाँ से ही देगा उनके बुक से, बाकी 50% वो हाई लेवल रखेगा। पूरा कठिन पेपर नहीं होता है, नहीं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको पूरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कौन से क्वेश्चन आ गए? थोड़े से रीजनिंग के, या फिर कह सकते हैं कि जागरूकता के। ये सामान्य जागरूकता आप लोगों में टॉपिक था ना, तो उसके लिए कि देश में क्या क्या हो रहा है, कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उसके प्रश्न है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम प्रगति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये मल्ली मस्तान बाबू पर्वतारोही थे, तो ये पर्वतारोहण के क्षेत्र से संबंधित थे। आगे, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? ये ICICI बैंक ने। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, आगे, ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात। ठीक है, ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी ने eBay के साथ किस राज्य से हथकरघा निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो गुजरात के साथ हथकरघा उद्योग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 29वां। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 29वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो ये कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई सक्षम शहर है। आगे, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम
किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? पेस कार्यक्रम। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? तो ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया? ठीक है, अब कोई नवजात बच्चा अगर जन्म लेता है, ठीक है, अगर उसके कोई अंग ना हो तो यूके इसमें सफल हुआ है। ठीक है, नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो ये कौशल विकास से। दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। ये अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा अमीर या संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो 58.9% आबादी कृषि उद्योग में निर्भर है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 70% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर थी, अब 58.9% हो गया। आगे, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? तो राष्ट्रीय पदार्थ में 17.5% कृषि योगदान है। ठीक है, 17.5। ठीक है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % उद्योग कृषि योग प्रधान है? तो ध्यान रखिए 17.5%। ठीक है, आगे, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, जीडीपी के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। आगे, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पार्टी। ठीक है, परचेसिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान 3 है। ठीक है, परचेस मतलब क्या होता है? खरीदना है ना, तो तीसरे नंबर पर है। आगे, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर। कैपिटा के आधार पर, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कतर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, केरल में मानव विकास सूचकांक सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि केरल की जो जनसंख्या है वो अधिक पढ़ी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? जीविकोपार्जन। ठीक है, आर्थिक क्रिया हम क्यों करते हैं? हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे आर्थिक क्रिया से जुड़ा है। ठीक है, ताकि जो हमको उससे जो सैलरी मिलेगी उससे हम लोग अपना खर्च चलाएंगे, जीवन चलाएंगे, है ना, तो ये जीविकोपार्जन से जुड़ा है। ठीक है, आगे, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ये सबको पता है कि एक लोग नौकरी छोड़ेंगे तो 10 लोग लाइन में लगाए हुए हैं, इतना कंपटीशन है। अभी आप लोग ही फॉर्म भरेंगे तो देखिएगा कितने लाखों फॉर्म गिरते हैं। ठीक है, और वैकेंसी तो 1,70,000 के लगभग में है, लेकिन 1,70,000 की जगह कितने लाख फॉर्म आएंगे आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक मंदी का भी विकास होता है। ठीक है, आगे हमारा अंतिम प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं। ठीक है, जिससे आर्थिक विकास हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, ये सभी से आर्थिक विकास संभव है। ठीक है, देखिए ये 120 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके बताइए इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। ठीक है, और वीडियो को कृपया अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, हमारे पास कोई बुक नहीं, और किसी का कंटेंट बुक ले करके तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो हमने ये बुक्स जो आप 6 से 8 तक की या 9 से 11, 12 की जो क्लास की बुकें हैं, NCERT, SCERT जो बिहार में चलती हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करिए। धन्यवाद।